नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। जैसा कि आपको जानकारी मिली होगी कि बिहार में जो वर्तमान स्थिति है और राजनीतिक स्थिति में कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार और सरकार के मुखिया के लिए कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी काफी हिम्मत वाले हैं, बोल्ड डिसीजन लेते हैं और कई मामलों में ऐसा देखा भी गया है कि वो लगातार फैसले ले रहे हैं। लेकिन एक फैसला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और वर्तमान सरकार को फंसाए हुए है। कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डर रही है। क्यों डर रही है? तो एकमात्र जो सीट है बांकीपुर का, जिस पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, 30 तारीख को मतदान होंगे, लेकिन उस मतदान से पहले जो सूची हमारे पास आ रही है कैंडिडेट की, अलग अलग राजनीतिक दलों की, उसमें प्रशांत किशोर की एंट्री ने इस पूरे चुनाव को एक अलग तरह से कहा जाए तो हॉट सीट बना दिया है। और हॉट सीट ही नहीं, इसमें कई लोगों की प्रतिष्ठा भी दांव पे फंसी हुई है। इसकी चर्चा हम लगातार कई दिनों से कर रहे हैं। ये सीट जब खाली हुई थी, नितिन नवीन ने खाली किया था, तब से लेकर के अब तक इस सीट की चर्चा इतनी बार हो चुकी है, चाहे वो राजनीतिक गलियारा हो, चाहे आप मीडिया में देख लें। अब इन सब के बाद जब मुंह पर मुकदमा आ गया है तो उम्मीदवार चयन में भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं और उसके पीछे का कारण कई है। पहली बात तो यह कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुखिया है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नीतीश कुमार के अगुवाई में नहीं बल्कि सम्राट चौधरी के अगुवाई में यह चुनाव लड़ेगी। दांव पर राजा का सर है, क्योंकि पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता, या कहा जाए पार्टी के कर्ता धर्ता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट भी है और उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए क्या क्या स्वांग रचे जा रहे हैं, क्या क्या किया जा रहा है, किस तरह से मान मनोबल का खेल जारी है, इन सभी विषयों में सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि क्या इस पूरे मामले में एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के भीतर भी विचारों का आदान प्रदान ठीक ठाक नहीं लग रहा है। कहा यह जा रहा था कि यह लड़ाई इतनी बड़ी हो गई है कि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के बाद अब विपक्ष को यह समझ में आ गया होगा कि एक कैंडिडेट देकर के सभी लोग उसका समर्थन करके भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ी जाए। यह मौका बांकीपुर में मिला था, लेकिन तेजस्वी यादव के एक फैसले ने कहीं ना कहीं इस चुनाव में भी, इस लड़ाई में भी भारतीय जनता पार्टी को एज जरूर दे दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अभी भी उम्मीदवार चयन को लेकर के काफी सोच विचार कर रही है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए और सम्राट चौधरी ने जो आपात बैठक बुलाई है, जिसमें एनडीए गठबंधन के घटक दलों को वो बुलाना चाह रहे हैं और उनके साथ बातचीत मंथन करना चाहते हैं। आपको बता दें कि यह निश्चित रूप से बांकीपुर से जुड़ा हुआ मामला होगा और वर्तमान सरकार जिस स्थिति में है और जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, चाहे वो भरत तिवारी वाला मामला हो या अन्य मामले हो, कई जगहों पे इनकाउंटर्स हुए हैं, कई जगहों पे मॉब लिंचिंग हुई है, इन सबको मिला जुला करके सरकार की किरकिरी हो रही है। जबकि सम्राट चौधरी जो बिहार के मुखिया हैं, सरकार के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वो सुशासन ला करके रखेंगे। आज भी अररिया में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, चर्चा वो भी है। लेकिन हमारे साथ बालकृष्ण जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ी लंबे समय से बिहार की राजनीति को देखते हैं और खास करके लेफ्ट और राइट दोनों विंग को देखते हैं। तो इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान जो परिस्थिति राजनीतिक बनी है, चूंकि ये पत्रकारों के गलियारे में, पत्रकारों का मक्का मदीना कहे जाने वाले विधानसभा के गलियारे में बैठते हैं, वहां बड़े पत्रकारों से बातचीत होती है, अलग अलग तरह की चर्चाएं होती हैं। क्या चर्चा निकल करके आ रही है कि ये जो वर्तमान परिस्थिति है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए कितना ज्यादा मुश्किल है, पेनफुल है, और जिस तरह से प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, उसके बाद क्या स्थिति नजर आती है? बालकृष्ण जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आज हम
चर्चा जिस मैटर पर करना शुरू कर रहे हैं, खास करके जो बांकीपुर का चुनाव है, चुनाव तो सिर्फ बिहार में एक है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा बिहार के लिए और खास करके एनडीए और तो दूसरी तरफ विपक्ष दोनों के लिए एक चुनौती रहा है। चुनौती इस सेंस में है कि जिस समय एनडीए की सरकार बनी थी, एनडीए चुनाव लड़ रहा था 2025 में, उस समय की स्थिति कुछ और थी और अभी कुछ और है। कुछ और कैसे है? तो जिस समय चुनाव हुआ था 25 में, वो नीतीश कुमार की अगुवाई में हुआ था। नीतीश कुमार को सिपह सलार और मुखिया बनाकर उनके नाम पे वोट मांगा गया था। सिर्फ पटना की बात नहीं, पूरे बिहार में वोट मांगा गया था और उसका परिणाम भी हुआ। एनडीए के पक्ष में लोग गोलबंद हुए और एनडीए को वोट मिला। हालांकि विपक्ष बहुत सारी बातों को इसमें जुड़ाती है कि गलत हुआ, ये हुआ, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन मुखिया नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कार्यकाल में, मुख्यमंत्रित्व काल में वो चुनाव हुआ था। और हम कह सकते हैं कि अब जो चुनाव है वो सम्राट चौधरी की अगुवाई में होगा। नीतीश कुमार हैं, पर्दे के पीछे हैं, नेता हैं, एनडीए के कद्दावर नेता हैं और उनके रहनुमाई और उनके वजह से, उनके व्यवस्था में, कहने का मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्था के बीच से ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उनका मैंने समर्थन, पूर्ण समर्थन प्राप्त है, क्योंकि जिस तरीके की माहौल सम्राट चौधरी के खिलाफ में अभी भी, ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत कुछ से परेशानी से उनका खत्म हो गई, खत्म नहीं हुई है। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए ये चुनाव जो है एक लिटमस पत्र साबित होगा, क्योंकि अगर सम्राट चौधरी और खास करके दूसरी बात, नितिन नवीन जो कि वो उनकी सीट है, अब वो राष्ट्रीय कद्दावर नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके हैं। उनके लिए भी एक टेस्ट है कि वो थे जब उनके पिताजी थे 4 बार जीते, बेटा जब थे नितिन नवीन वो भी 4 बार जीते, तो कंटिन्यू उनकी सीट रही है। लेकिन अब जब वो बिहार की राजनीति छोड़कर और केंद्र की राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति में चल गए, तो क्या उनका दबदबा अभी भी उस सीट पर कायम है कि नहीं है? सम्राट चौधरी जो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, क्या उनका असर उस सीट पे रहेगा कि नहीं? कि क्या वास्तविक में जिस तरीके से नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था, नीतीश कुमार जैसे साइड हो गए हैं, एक तरह से कह सकते हैं, जिस तरीके के जेडीयू में और बीजेपी में उनके बारे में सोच रखते हैं लोग और पूरे बिहार के लोग इस तरीके से सोच रखते हैं, क्या वास्तविक में लगता है कि नीतीश कुमार को अभी भी लोग पसंद करते हैं, उनकी चाहत का ख्याल रखते हुए क्या वास्तविक में एक बार फिर नितिन नवीन की सीट पर जो भी उम्मीदवार होंगे एनडीए की तरफ से? हालांकि देखिए बाबा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी विडंबना है। आखिर डर किस बात का है? एक तरफ रेखा गुप्ता जो है विपक्ष की जो उम्मीदवार है, तेजस्वी यादव, उनको खड़ा कर चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं। पिछले बार चुनाव हार गई, फिर भी उनका नाम पर घोषणा हो गया। बदलना चाहिए था, नहीं बदले। बिल पावर देखिए, तेजस्वी का, विपक्ष का बिल पावर देखिए, रेखा गुप्ता को अनाउंस कर दिया। इधर देखिए पूरा चारों खाने चित्त जो थे, प्रशांत किशोर, वो भी अपने डफली लेके निकल गए हैं, डमरू बजाना शुरू कर दिए हैं। सोचिए अगर इतना, और एक तरफ सरकार है, सरकार से मजबूत तो विपक्ष दिख रही है, चाहे प्रशांत किशोर कहिए, अगर वो सामने आ गई है और अगर वो अपने आप को सामने लाइट में लाकर अनाउंस कर चुकी है कि हम चुनाव लड़ेंगे, रेखा गुप्ता आरजेडी खेमे से चुनाव लड़ेगी, प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, तो फिर आखिर एनडीए जो सरकार में है, बिहार की राजनीति, बिहार सरकार नहीं, केंद्र की भी सरकार में है, दोनों सरकार में फिर भी अभी तक डर है। इस बात का डर है भाई। बालकृष्ण जी, ये 4 दशक से सबसे मजबूत गढ़ बिहार में 243 सीटों में सबसे मजबूत गढ़ कहा जाता है बांकीपुर की सीट को, कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। इसके 2 कारण बताए जाते हैं। पहला तो ये कि ये मक्का मदीना है कायस्थों का, जिनकी जनसंख्या यहाँ लगभग 18 से 20% मानी जाती है। दूसरा, सबसे ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वैश्य समाज, उसको परमानेंट रजिस्ट्री एक तरह से समझिए कर दिया गया है कि वैश्य समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देता है। तो उनकी भी संख्या लगभग इसी के अनुपात में है, 14% के आसपास उनकी भी जनसंख्या बताई जाती है। और ये दोनों मिलाकर के कहीं ना कहीं, इसके बाद सवर्णों की बात कर लीजिए, क्योंकि सवर्णों को छाती माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। नीतीश कुमार हुआ करते थे, इसलिए लौकुश का भी वोट जाता था, जो कम से कम 10-12% ये भी है। अति पिछड़ा का वोट जाता था, ये भी है। लेकिन अब नीतीश कुमार नहीं है, नीतीश कुमार के जगह पर अब सम्राट चौधरी हैं। हालांकि सम्राट चौधरी भी एग्रेसिव राजनीति करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ सम्राट चौधरी
और नितिन नवीन दोनों का प्रतिष्ठा फंसा हुआ है, या फिर एक गलती तेजस्वी यादव से हो गई है, उनको कैंडिडेट न उतार करके मौखिक मानसिक रूप से यहाँ प्रशांत किशोर का समर्थन करना चाहिए था। नहीं देखिए, कहना मैंने हम जल्दीबाजी कहेंगे एक तरह से। एनडीए को हल्के में हम लोग नहीं ले सकते हैं, डर है उन लोग के पास बना हुआ, लेकिन हम हल्के में उनको नहीं देंगे। वो कुछ सोच कर ही इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं उनके पास चुनाव के लिए कैंडिडेट नहीं है। ऋतुराज हैं, इधर देखिए रणवीर नंदन है, कई कैंडिडेट हैं। अभी तक उनका नाम सिर्फ अखबार में आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं है कुछ है, लेकिन उससे मजबूत हम देख रहे थे कि प्रशांत किशोर और एक बार बात आ रही थी कि आप दोनों के बीच कुछ अंदरूनी तालमेल हो गया है, लेकिन हुआ कहाँ, सामने तो बात नहीं आई। कहीं ना कहीं बालकृष्ण जी कहीं कुम्हरार की तरह यहाँ बांकीपुर में भी कोई प्रयोग तो नहीं करेगी, क्योंकि दो नाम बहुत मजबूती से चल रहे हैं। एक नीलू का नाम चल रहा है, नील रतन घोष का, और दूसरा अजीत कुमार लाली का भी नाम चल रहा है। ये दो नाम बहुत मजबूती से चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ कायस्थों का जो मक्का मदीना कहा जाता था, कायस्थों को यहाँ भी झटका लगेगा? नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके का वोट बैंक कायस्थों का है, और इसने मुझे लगता है कि कई दशक से लगता है कि 8 चुनाव हो गया, तो काफी लंबे अरसे से कायस्थ का दबदबा है और कायस्थ का सीट ये रहा है। और आज जब नितिन नवीन यहाँ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि कायस्थ छोड़ के किसी दूसरे को दिया जा सकता है। लेकिन बीजेपी और खास करके एनडीए हमेशा एक्सपेरिमेंट में विश्वास करती है और नया कुछ न कुछ नयापन में विश्वास रखती है। एक ये भी कर सकती है कि हो सकता है कि कुछ आप जो कह रहे हैं वो बात सही हो, और हो सकता है कुछ जो जिस तरीके की घटना सामने देखने को मिली बगल वाले सीट में, हो सकता है यहाँ भी कुछ इस तरह का माहौल बने। लेकिन जिस तरीके के सम्राट चौधरी अचानक जो बैठक बुलाए हैं और जिस तरीके की रणनीति क्या वो बनाते हैं, क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, ये तो उनकी बैठक में तय होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल भी ये लोग बैठे हैं और कल भी इस मैटर पे बीजेपी कार्यालय में घंटों चर्चा हुई है, लेकिन कल की घटना, कल बैठने के बाद भी अब तक नाम अनाउंस नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। बालकृष्ण जी, आप तो दोनों पक्ष में बैठते हैं और आपको दोनों पक्ष के रणनीतियों का अनुभव है। क्या बिहारी कायस्थ और बंगाली कायस्थ, जैसे नील रतन घोष के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो कायस्थ हैं और अभी अभी बंगाल जीत करके भारतीय जनता पार्टी आई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में भी वो बंगाली को उतार करके और कायस्थों को ये समझाने की कोशिश की जाएगी? तो इसका असर क्या होगा? क्या नील रतन घोष अगर उतारे जाते हैं तो क्या प्रशांत किशोर या रेखा गुप्ता जो आप बता रहे हैं, इनको टक्कर देने के लिए त्रिकोणीय मुकाबला में किसका पलड़ा भारी रहेगा? क्या प्रशांत किशोर इसमें अंतर पैदा कर सकते हैं? नहीं देखिए, जिस तरीके की स्थिति फिलहाल सम्राट जी का क्रियाकलाप रहा है, अब ठीक है एक नया नाम आया है और नील रतन घोष का आया है, और जिस तरीके की जीत बंगाल में हुई है, एक्सपेरिमेंट बिहार में भी हो सकता है और सफलता भी मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके का माहौल अभी है खास करके बांकीपुर में, पूरे पटना में, और जिस तरीके की हाल में कुछ घटनाएं हुई है, सम्राट चौधरी के खिलाफ में सिर्फ बांकीपुर की बात नहीं, सिर्फ पटना में नहीं, पूरे बिहार में एक निगेटिव वातावरण बना हुआ है। चाहे वो आरा की घटना, भोजपुर वाली घटना की बात किया जाए, या फिर देखिए हाल ही में और भी कई फैसले हुए। विपक्ष लगातार कह रहा खजाना खाली है, और सम्राट चौधरी टोल टैक्स बिहार में एक नया टैक्स ला रहे हैं। अब तक नेशनल हाईवे पर टैक्स लगता था और अब स्टेट हाईवे पर टैक्स लेंगे, तो कहीं ना कहीं इनके फैसले से लोग कितने सहमत हो सकते हैं, उसकी तो बानगी इस चुनाव में दिखाई जरूर पड़ेगी। और विपक्ष इन सारे मुद्दों को भजाएगा भी। सम्राट चौधरी जिस जो क्रियाकलाप दिखा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनके एक एक फैसले पे लोगों की नजर है। और पहला चुनाव एक तरह से हम कह सकते हैं, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार का यह पहला चुनाव है। तो इनके इतने दिनों के क्रियाकलाप में क्या अच्छा क्या बुरा हुआ, इसकी चर्चा तो चुनाव में जरूर होगी। पक्ष के लोग भी करेंगे, विपक्ष के लोग भी करेंगे। क्या खामियां रही सम्राट चौधरी की, इसकी पूरी चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर और विपक्ष के लोग, चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर बाकी सीपीएम वाम दल के लोग हो। लेकिन एनडीए भी भुनाना चाहेगी कि उन्होंने जिस तरीके का काम किया है पिछले 2 महीने में, जितना समय सम्राट जी को हुआ, वो भी तेजस्वी यादव विदेश में हैं, आएंगे? क्योंकि वो तो विधानसभा भी छोड़ के भाग जाते हैं।
नहीं, ये तो खैर विडंबना है। आज इसका फायदा बिहार में एनडीए को मिल रहा है कहीं ना कहीं। हम तो साफ तौर पर कहेंगे कि जिस तरीके के माहौल हमेशा चुनाव के पहले तेजस्वी यादव बनाते हैं, राहुल गांधी बनाते हैं, विदेश दौरा क्यों करते हैं, क्या बात है, सरकार में भी नहीं है। अक्सर लोगों पर आरोप लगते रहा है कि अपने बहुत सारे मामले को ठिकाने लगाने के लिए जो कि विदेश लोग घुमा करते हैं। जो जो विदेश गए हैं, बिहार के अफसर के यहाँ कड़ी लग चुका है और उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। ये कैसे विपक्ष के लीडर हैं राहुल गांधी, या फिर एक ऐसे विपक्ष के लीडर है तेजस्वी यादव कि यहाँ इनको हर बार वैसे वैसे इंपॉर्टेंट समय में, जब उनका 5 जुलाई को पार्टी का स्थापना दिवस समारोह है और उसको नजरअंदाज करके अगर कोई बड़ा लीडर अगर चला जाता है विदेश, तो बताइए किस तरीके के माहौल उनके कार्यकर्ताओं में होगा। और खास करके जिस समय बांकीपुर की पटकथा लिखी जा रही है, बांकीपुर का चुनाव होना है, वहां कैसे लोगों को गुलबंद किया जाए। पिछले बार 50,000 वोट अगर मिला था, तो कैसे 90,000 के आंकड़े को पार करते हुए सीट झपटा जाए एनडीए से, इसकी चर्चा करनी चाहिए, इसके गुत्थम गुत्थी करना चाहिए। कैसे अपने पाले में किया जा सकता है वोट को, इस पर। तो वो चले गए हैं विदेश में, वहां पार्क में बैठेंगे, स्विमिंग पूल में घूमेंगे कि किस तरह का मजा लेंगे। और यहाँ अगर हमें तो लगता है कि जिस तरीके सिग्नल को दे रहे, पहले ही चुनाव हार गए हैं वो। उनका कहीं ना कहीं मैसेज है कि हमको तो चुनाव जीतना है, नहीं हारना ही है, तो चलो पहले हम घूम कर आते हैं। और इसका फायदा एनडीए को मिलेगा, मिलता रहा है, और इस सीट को हल्के पे ले रहे हैं। अगर ये चाहें तो जिस तरीके की मेहनत की है रेखा गुप्ता ने, अगर प्रयास ये लोग करते, पूरा विपक्षी प्रयास करता, और हाल में जितने भी घटनाएं हुई है सम्राट चौधरी के खिलाफ में जो माहौल जो बना है, उसको भुना कर अगर ये लोग चलते भुनाते, तो हो सकता है कि इनके पाले में भी जो ये हार का जो माहौल बना था पिछले 25 में, हो सकता है इस बार जो उपचुनाव हो रहा है इसमें फायदा इनको मिले। लेकिन अब गायब है, तब क्या कहा जाए। और उनके जब मालिक और सिपह सलार जो मुखिया है, अगर मुखिया गायब है, तो कितना मनोबल कार्यकर्ताओं का, उनके नेताओं को मजबूत रहेगा, ये तो कहने वाली बात होगी। और इसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। और बीच में प्रशांत किशोर आ गए, वो भी कितना भुना पाते हैं इन सब तमाम बातों को, या सम्राट की बातों को, या फिर विपक्ष के गायब रहने की बातों को, ये भी देखने वाली बात होगी। बालकृष्ण जी, अब यहाँ 2 सवाल और खड़े हो जाते हैं। पहला सवाल ये कि कांग्रेस की भूमिका इसमें क्या होगी। वो कांग्रेस जो बार बार ये कह रही है कि हमें कुछ सोच समझ के फैसला लेना चाहिए था। वाम दलों की भी स्थिति लगभग वही है, वो अभी भी निर्णायक स्थिति में नहीं है। तो वहीं नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर के भी बड़ी बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार इस लिटमस पेपर टेस्ट जो है सम्राट चौधरी का, या इसको नितिन नवीन का कह लीजिए, नितिन नवीन को लेकर के या भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, क्या नीतीश कुमार की भूमिका साइलेंट रहेगी या फिर नीतीश कुमार इसमें एक्टिव रहेंगे? क्या नीतीश कुमार के एक्शन में नहीं रहने का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है और उसका फायदा किसी और को मिल सकता है? नहीं, जेडीयू में तो एक बात तो है कि जिस तरीके की स्थिति बनी है नीतीश कुमार के गद्दी छोड़ने के बाद, उनके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं मायूस दिख रहे हैं, मायूस दिखते हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं में जोश और पैदा करने के लिए लगातार बगैर किसी इंफॉर्मेशन के पार्टी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। भले ही वो 2 मिनट ही रहे हैं, लेकिन घूम जाते हैं। इक्का दुक्का 10-20 कार्यकर्ता जो है उनसे मिल लेते हैं। जनता दरबार जो उनके द्वारा लगाया जाता है, उसमें क्या कुछ हो रहा है फीडबैक ले लेते हैं। तो कोशिश तो है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जनता भी समझ चुकी है कि अब नीतीश कुमार फिर से मेन स्ट्रीम में आएंगे नहीं। अब बीच में एक सगुफा छोड़ा गया कि उप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। न जाने कौन लोग इस तरह का सगुफा छोड़ते हैं, इससे क्या फायदा होने वाला है। मुख्यमंत्री से गद्दी से हटा दिए, उनको उप प्रधानमंत्री कोई बना देगा क्या? इतना आसान तो नहीं है किसी बात को अति करना। तो ये भी सवाल तो खड़ा होता है कि जब उप प्रधानमंत्री बनने की स्थिति उनकी थी, देश भर में राजनीति करने के लायक वो हैं, तो फिर बिहार में क्यों हटाया गया? सवाल तो ये भी उठ सकते हैं। सही बात है, सही बात है। उसके लिए मुख्यमंत्री के लिए रिजेक्ट हो गए और उप प्रधानमंत्री के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। मैंने उनका टेस्ट मैंने पास हो गए, पास मैंने कर गए। ये तो एक तरह से कह सकता है कि ये सिर्फ मखौल उड़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस तरह उनके लोग ही, या फिर कोई और चाल चल रहा होगा कि इस तरह के डैमेज करो नीतीश कुमार का जो भी कैपेसिटी है, मोरल कैपेसिटी है, उसको जितना गिराया जा सके उसमें लोग मैंने प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अगर बांकीपुर सीट का चुनाव होगा तो वहां घूमेंगे जरूर, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे जरूर, लोगों से मिलेंगे जरूर और मांगेंगे भी वोट जरूर।
वो ये भी कहेंगे कि हमने ही बनाया सम्राट चौधरी को और हम ही को वोट दीजिए, ये भी कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि मुख्यमंत्री नहीं है, वो जरूर कहेंगे कि मेरा ही मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, हमने ही बनाया है और इसको सब लोग मिलकर सपोर्ट करिए, समर्थन करिए। और ये जरूर कहेंगे, ऐसा थोड़े कहेंगे कि आप वोट नहीं दीजिए हम छोड़ दिए हैं। वो तो पूरे मजबूती से कहेंगे इस बात को कि नहीं, इस बार वोट जरूर दीजिए। आपको याद होगा जब चुनाव 2020 का था तब बोले थे आखिरी बार हमको वोट दे दीजिए, हम नहीं मांगेंगे। फिर 25 में मांगे ना। यही बात है। अब कहेंगे कि ये मत समझिए कि हम गद्दी छोड़ दिए हैं तो हमको देख नहीं रहे, ये भी कहेंगे कि नहीं अभी हम बने हुए हैं और हम बिहार की राजनीति में पूरी तरह से मजबूत हैं, जो आप इस बार फिर चुनाव में वोट दीजिए और हमारे उम्मीदवार को उठाइए, जिताइए। राजनीतिक गलियारे की तो चर्चा हम लोगों ने कर लिया, क्या पत्रकारिता के गलियारे में भी, मीडिया जगत में भी इस बात को लेकर के चर्चा है कि प्रशांत किशोर कोई अंतर पैदा करेंगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी होने से कहीं ना कहीं मुश्किल में नजर आ रही है, उसे लड़ाई कड़ी नजर आ रही है क्या? नहीं, देखिए सम्राट चौधरी का जो क्रियाकलाप जो रहा है वो, और प्रशांत किशोर का जो चुनाव में जो माहौल जो बना है, जो अब देखिए भरत तिवारी हत्याकांड जिस तरीके के हुआ, वहां घंटा इनकाउंटर हुआ, वहां प्रशांत किशोर भी गए और बाद में देखिए अशोक चौधरी भी कल गए हैं। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान भी गए, चिराग पासवान भी गए और चिराग पासवान तो लूट कर लेकर चले आए। हजारों नेता गए, देश भर के हजार नेता गए और अकेले एक सिंगल आदमी है चिराग पासवान जो पूरा महफिल को लूट कर लेके चले आए। और उसके बाद उसी लूट में सिद्धमारी करने के लिए अशोक चौधरी गए। लेकिन दबी जुबान में लोग तो मैंने कह रहे हैं कि उनके साथ सुनते हैं कि कुछ अथी भी हो गया है, कुछ उल्टा दांव पड़ गया, उल्टा दाव पड़ गया। अब बताइए, अचानक से यू टर्न ले लिए हैं। वहां अशोक चौधरी कुछ बोल रहे थे और पटना पहुंचकर कुछ बोल रहे थे, दोनों में मैंने अंतर हो गया उनके बात में। बोले बात को उसी तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अंतर हुआ। लेकिन इस एक बात है कि इस पूरे महफिल को लूटने के बाद जो मैसेज जो चिराग पासवान ने दिया है, ये बहुत क्लियर मैसेज दिया है। और जिस तरीके से अमित शाह से पहले मिल, देखिए कितनी बड़ी बात, कहीं ना कहीं पिताजी का कुछ है। हाँ, पासवान जाकर के उत्तर प्रदेश में नारा दिया है। हाँ बताइए, तो इसका इन सारी बातों का तो बांकीपुर में भी असर होगा ही। लेकिन चिराग पासवान आएंगे तो ऐसा थोड़े है कि वो खिलाफ में करेंगे, वो तो एनडीए के समर्थन में ही बोलेंगे कि एनडीए को ही जिताइए। वो भी बोलेंगे, नीतीश कुमार भी बोलेंगे कि एनडीए को जिताइए, चिराग पासवान भी बोलेंगे कि एनडीए को जिताइए, नितिन नवीन भी वो भी कहेंगे कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए लेकिन मेरी इज्जत नहीं रही। मत सोचिए कि हम चले गए तो आप लोग को भूल गए, इसलिए आप लोग मेरे उम्मीदवार को जरूर जिताइए। तो वहां के लोगों को तो वह की स्थिति बन गई है और उसके ऊपर से तेजस्वी यादव कायम है। तो इसका तो फायदा और खामियाजा दोनों भुगतना पड़ेगा। और इसमें देखिए क्या होता है। बालकृष्ण जी, जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बयानों का एक अलग आप देखे होंगे कि सिलसिला चला है। अपने ही लोगों को बयानों में घेरने की बात चल रही है। जनता दल यूनाइटेड के भीतर देख लीजिए आप, तो भरत तिवारी मामले में हो या अन्य मामलों में आप देख रहे हो कि लगातार आपस में ही बयानबाजी, एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। भाजपा में भी लगभग यही है। जिस तरह से नागमणि जो बोल रहे हैं, उनको घेरने की तैयारी दूसरे तरफ से किया जा रहा है। इन सभी परिस्थितियों में अचानक से सम्राट चौधरी का, जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक बुला ली है 10 तारीख को। क्या आपको लगता है कि इसको विधानसभा चुनाव, उपचुनाव जो होने हैं बांकीपुर के, उससे जोड़कर देखा जा रहा है? आपस में जो टकराव की स्थिति है उसको लेकर के देखा जा रहा है, या फिर इसको बिहार के विकास से जोड़कर देखा जा रहा है? क्योंकि तब तक लगभग 100 दिन पूरे होने की स्थिति में आ जाएंगे सम्राट चौधरी भी। यानी 10 तारीख को जो उनकी मीटिंग होने वाली है एनडीए गठबंधन के घटक दलों के साथ, और जैसा कि आपने बताया भी कि भाजपा इंटरनल मीटिंग कई कर चुकी है, अभी तक उम्मीदवार पर मुहर नहीं लगी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एनडीए के सभी घटक मिल करके उस उम्मीदवार को तय करें, जिस तरह से सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार और बाकी के लोगों ने समर्थन देकर के ये कहा था कि सबसे ज्यादा उपयुक्त मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं? तो क्या बांकीपुर का भी उम्मीदवार उसी से चयन से आएगा और अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा बांकीपुर के भारतीय जनता पार्टी एनडीए के समर्थित उम्मीदवार के लिए?
100 दिनों का ये 100 दिनों के बाद जो मान के चलिए कि ये बाकी का 100 घंटा जो बचा हुआ है, ये कितना क्रूशियल है और इस मीटिंग को कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें तो बात है कि एनडीए चाहेगी कि हमें सीट मिल जाए और वो कोशिश में रहेगी, लेकिन जिस तरीके का माहौल बन रहा है कि समय बीत रहा है और अब तक सीट का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, उम्मीदवार कौन होगा, और इसमें आपस में इतने अपने आप को तो मजबूत कहते हैं, सबसे मजबूत गठबंधन है तभी सरकार में है। तो अगर इतनी मजबूती आप में है तो एक नाम को चयन करने में आपको इतना टाइम क्यों लगा? एक नाम का चयन करने में अगर आप घोषणा कर देते तो कार्यकर्ता अभी से उसी मनोबल से उतर जाते मैदान में, फील्ड में, और उसके लिए जो करते, लेकिन देरी हो रहा है, उसके वजह से तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ सकता है ना। अगर मान लीजिए कि रेखा गुप्ता घूमना शुरू करे, 50,000 वोट लाइए, देखिए मामूली अंतर से जीत हार हो जाती है, और 50,000 अगर वोट पिछला चुनाव में अगर वो ले आई है तो वो कम नहीं है। 90,000 50,000 में 40,000 का ही अंतर है, और इतना दिन में वो फील्डिंग करे, ठीक है, मान ली कि उनका जो वोट बैंक है और जिस तरीके का उनका वोट बैंक है या फिर कायस्थ का वोट बैंक है, दोनों, लेकिन थोड़ा सा ऊंट अगर इधर उधर अगर कर लेता है तो जीत और हार का अंतर बहुत मामूली अंतर से ही जीत हार हो जाता है। प्रशांत किशोर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ भी कुछ जादू अपना चला पाएंगे, क्योंकि एक तरह विपक्ष का भी कैंडिडेट है वो मजबूत है, और अगर एनडीए का अगर कैंडिडेट जो आएगा वो भी मजबूत ही रहेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर इसमें कुछ इनको कुछ मिल पाएगा, कि पहले भी वो बाकी चुनाव में उनको लोग देख चुका है, पूरे बिहार के में घूमे हैं वो, और पूरे बिहार में क्या हुआ उनके दल का, इसलिए इतना हम तो नहीं कहेंगे कि इनको कुछ हासिल होने वाला है। लेकिन एनडीए जिस तरीके का एक उम्मीदवार चयन में जिस तरीके की देरी हो रही है, वो सम्राट चौधरी के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि वैसे भी पार्टी दल के अंदर और दल के बाहर हमेशा ये चर्चा चलती रहती है कि सम्राट चौधरी के पीछे लोग पड़े हुए हैं, सम्राट चौधरी कितने दिनों के मेहमान हैं, कब तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या चुनाव हो रहा है, चुनाव में अगर इनके सपोर्ट और समर्थन का वोट बैंक में अगर इजाफा नहीं होता है तो इनके साथ क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और इस चुनाव में अगर गलती से एनडीए हार गई तो समझिए कि तो सम्राट चौधरी की विदाई पक्की हो जाएगी, उसमें कहीं कोई बात नहीं। हालांकि दूर दूर तक अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका पूरा श्रेय ऐसा नहीं है कि सम्राट चौधरी को हार और जीत का पूरा श्रेय दिया जाएगा, लेकिन जो उनके विपक्षी खेमे के हैं, उनके दल के ही लोग हैं, वो जरूर चाहते हैं कि सम्राट चौधरी को उनको शिकस्त दे। कैसे शिकस्त दे? चुनाव में उतर के वहां शिकस्त दिया जाए, वहां उस तरह के माहौल बनाकर से उनको शिकस्त दिया जाए, या फिर बाहर की राजनीति में उनको है परास्त करने की कोशिश की जाए। सबसे ज्यादा घर का भेदी लंका होता है, एक कहावत है, सबसे ज्यादा उनको मुश्किल तो अपने ही लोगों से है, विपक्ष के लोगों से तो को है नहीं। विपक्ष का लीडर तो पहले ही जब सम्राट चौधरी बने थे तो कहता हमारे तो भाई हैं, हमारे लिए हमारे घर से गए, हमको तो कोई दिक्कत है नहीं, तो विपक्ष से तो उनको डर है नहीं। लेकिन जिस तरीके के माहौल इनके खिलाफ में अभी तक है कि इनको बार बार दिल्ली जाना पड़ता है, अकेले जाना पड़ता है, कभी उनसे मिलते हैं, कभी उनसे मिलते हैं, कभी उनसे मिलते हैं, सब जगह मत्था टेकना पड़ता है। मुझे लगता है 2 महीना में 20 बार तो मत्था टेक कर चले आए, क्योंकि इनको डर है और इनके खिलाफ एक मजबूत लोग है, जो खेमा है वो लगा हुआ है, और वो गिराने के चक्कर में है। और सम्राट चौधरी का समय जो है उनसे उनको लड़ने में ही निकल जा रहा है। अब इस चुनाव में भी एक लड़ाई उनको भी लड़ना पड़ेगा, लड़ाई उनकी भी है, जितना है तो ठीक है, अगर हारना है तो मुश्किल हो जाएगा, उनकी कुर्सी भी खतरे में चल जाएगी। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते भर में जितना कर सकते थे, अब मुख्यमंत्री नहीं कर सकते हैं। उस समय उनके पास पावर था, दबदबा था, मुख्यमंत्री थे, जिसको मन है उसको बुलाकर तो ये सम्राट को समर्थन करना है, सम्राट को समर्थन। अब कहाँ है? अब नीतीश कुमार का तो दबदबा खत्म हो गया, अब मुख्यमंत्री तो है नहीं, और उनके जो भुंजा पार्टी के लोग हैं नीतीश कुमार से किसी को मिलने नहीं देते हैं। अभी भी देखिए कि आरसीपी सिन्हा जिस समय गए हैं उसके बाद से उनके यहाँ पूरा 4 टेबल बीच में खड़ा कर दिया जाता है, किससे मिलने के लिए मनाही तक हो गया है। सब जाएगा तो पहले लिखना पड़ेगा, पूरा एड्रेस देना पड़ेगा, कहाँ से आए, क्यों आए,
तब जाना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार जितने सहज है उतने असहज भी हो गए हैं मिलने में। तो कितना मजबूती से वो सम्राट चौधरी को सपोर्ट करेंगे, कितनों अभी तो 2 ही महीना हुआ है, आगे आगे देखिए कैसे और समय बीतेगा तो और क्या क्या होना है। नीतीश कुमार और धीरे धीरे और कमजोर होंगे। अगर नीतीश कमजोर होते हैं तो सम्राट मजबूत नहीं होंगे, सम्राट भी कमजोर होंगे, क्योंकि सब लोग जानता है कि नीतीश एक सिंगल आदमी है जो सम्राट को पसंद करने वाले थे, और एक वीटो पावर जो होता है, वीटो पावर लगा के वो सम्राट को बनाए थे। तो नीतीश चाहेंगे, लेकिन मजबूत रहेंगे तब ना मदद करेंगे। कोई बाप जो है मजबूत स्थिति में रहता है तभी बेटा को मदद करता है। अगर मजबूत स्थिति में बाप ही नहीं रहेगा तो बेटा को क्या लड़ने के लिए आगे भेजेगा। वही बात सम्राट चौधरी, कितना दिन तक नीतीश मजबूत रहते हैं और कितने दिनों तक सम्राट को समर्थन मिलता रहता है, ये बड़ी, मुझे तो नहीं लगता है कि नीतीश के अलावा और कोई कहा दे सम्राट चौधरी को कि दूसरा कोई कहा दे आगे कि नहीं नीतीश छोड़ भी देंगे तो सम्राट को मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे। है कुवत किसी में? बिहार से लेकर दिल्ली तक कोई एक भी सिंगल लीडर नहीं है जो कह सकता है कि नीतीश कुमार को छोड़ने के बाद हम अकेले हैं जो सम्राट को मुख्यमंत्री बनाए रख सकते हैं। किसी में हैसियत नहीं है। मुझे लगता है माइनस नीतीश, सम्राट खत्म, एकदम क्रॉस लग जाएगा, कोई मतलब नहीं। चलिए बालकृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा भी कि बांकीपुर का महाभारत तो शुरू है, लेकिन बांकीपुर से बड़ा महाभारत जो है वो सरकार के भीतर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाए जाने के बाद से उनकी पार्टी के भीतर और जनता दल यूनाइटेड में विभिन्न तरह की जो बयानबाजियां चल रही हैं वो अलग कहानी लिख रही हैं। नीतीश कुमार निश्चित रूप से कुर्सी पर हटने के बाद कमजोर हुए हैं और उनके साथ साथ पूरा एनडीए गठबंधन भी कमजोर दिखाई दे रहा है। आपस के ये खींचतान क्या रंग दिखाते हैं? कहीं ना कहीं कोई पेच ऐसा जरूर फंसा है जिसके कारण आप देख रहे होंगे कि कैंडिडेट चयन में बांकीपुर में एनडीए गठबंधन में देरी हो रही है। चर्चा तो ये भी भीतर में चल रही है कि नीतीश कुमार अपना भी कैंडिडेट देना चाहते थे, लेकिन चूंकि ये सीट पिछले 4 दशक से लगातार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। 100 घंटे इंतजार कीजिए, क्योंकि 10 तारीख को सम्राट चौधरी ने आपात बैठक बुलाई है। उस आपात बैठक के बाद क्या फैसला होगा? क्या नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी सहज हैं? क्या उन्हें लगता है कि एनडीए गठबंधन का पूरा सपोर्ट उनको मिलेगा, या फिर इस पूरे चुनाव में सम्राट चौधरी नहीं बल्कि नितिन नवीन का चलेगा? उम्मीदवार चयन में भी एक बड़ी बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं कायस्थ उम्मीदवार को देने के लिए पूरी पार्टी एक तरफ और नितिन नवीन एक तरफ। नितिन नवीन चाहते हैं कि उनके पसंदीदा कैंडिडेट यहाँ चुनाव लड़ें, उनके नाम की वो ऐलान करना चाहते हैं, उनके नाम पर उनकी मुहर है। तो वहीं बिहार भाजपा के ऊपर से नीचे तक के नेतृत्व के लोग यहाँ किसी मजबूत कायस्थ नेता को उतारना चाहते हैं, जिसमें बालकृष्ण जी ने कई लोगों का नाम लिया। रणवीर नंदन की बात कर लीजिए, या आलोक की बात कर लीजिए, आशीष सिन्हा की बात कर लीजिए, या और कई नाम सामने आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जब 10 तारीख को बैठक होती है एनडीए गठबंधन की, तो क्या निकल के सामने आता है। नीतीश कुमार पर बहुत सारा दारोमदार टिका हुआ है। यदि नीतीश कुमार मान जाते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा, वरना जिस तरह से लगभग 50,000 वोटों से रेखा गुप्ता हारी हैं, उनके कैंडिडेटर के बाद भी प्रशांत किशोर क्या गुल खिलाते हैं, किस तरह से एक्शन में आते हैं, और ये बार बार उनका कहना कि एकमात्र सीट है, इसके हार जीत से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और सरकार को कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे मौका दीजिएगा तो मैं अंतर दिखा दूंगा कि क्या होता है एक विधायक जो अपने क्षेत्र के लिए क्या कर सकता है। उनके लोग आप देख लीजिए कि गली गली थोड़ी सी बारिश में घूम घूम करके जहां जहां जल जमाव है और जो बांकीपुर की वर्तमान स्थिति है उससे अवगत करा रहे हैं, आम लोगों को जगा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं। दरवाजा खटखटाने के बाद लोग कितना उनका समर्थन करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बालकृष्ण जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।